ठीक है। पारवी ज्वाइन हो गई है। आवाज जा रहा है सही सर इसमें? देखो हम स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो लास्ट क्लास में पता नहीं हम कहाँ थे। कैपेसिटर कर रहे थे ना? हाँ सर। हाँ, लास्ट टॉपिक हम क्या किए थे ना, उसका बता पाएगी क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने डेरिवेशन कर लिया था मेरे ख्याल से। सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। फिर सिलेंडर का भी मेरे ख्याल से डेरिवेशन हम कर लिए थे। कैपेसिटर ऑफ सिलेंडर, ये हो गया था शायद, है ना? हाँ सर, और उसके बाद क्वेश्चंस करवाए थे और एक होमवर्क के लिए दिए थे जिसका आंसर आप बता दिए थे। अच्छा, आ गया तो क्वेश्चन बन गया था आपका? हाँ सर, उसी दिन तो ठीक बन है। गया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले एक छोटा सा डेरिवेशन पहले कंप्लीट करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में तो हुआ नहीं था। और देखो इसमें कैसे क्या हो पाता है। इसमें रिकॉर्डिंग का तो मेरे ख्याल से है, देखो हम तो लगाए रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, तो हमको करना पड़ेगा पता। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग लिखो था। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। हेडिंग डालेंगे कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस R1 एंड R2। ऑफ रेडियस R1 एंड R2। R1 एंड R2। ठीक है, तो क्या कहा गया कि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी जिसका कि रेडियस जो है R1 R2 है। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, जो हम एकदम स्टार्टिंग में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बताए थे, वो एक क्या था, सिंगल हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका, R1 R2 रेडियस का, इसका मतलब क्या है कि एक टाइप का स्फेयर है जिसका कि क्या है आपका दो रेडियस है। ठीक है, मतलब बीच में खोखला होगा, R1 रेडियस का फिर R2 रेडियस का, तो लिखेंगे पहले एक दो लाइन लिख लेंगे कि a solid sphere of radius R1, a solid sphere of radius R1 is enclosed by a cell. Solid sphere of radius R1 is enclosed by a cell, enclosed by a cell of radius R2, of radius R2, radius R2, and outer surface of cell is earthed, and outer surface of cell is earthed, outer surface of cell is earthed। तो क्या है कि इनसाइड जो है आपका एक सॉलिड स्फेयर है। इनसाइड क्या है, एक सॉलिड स्फेयर है। इसके इनसाइड में आपका क्या है, इसके इनसाइड ये सॉलिड स्फेयर है। ये जो है आपका एक सेल के अंदर, मतलब होलोस्फेयर के अंदर में क्लोज है। तो जो सॉलिड स्फेयर है उस पे क्या है हुआ, -q का चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज है, -q। ठीक है, और सेम वो आपका क्या हो जाएगा, +q का चार्ज जो है आपका इस पे इंड्यूस्ड हो जाएगा, होलोस्फेयर पे क्या हो जाएगा, +q का चार्ज जो है होलोस्फेयर पे आपका क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या आ जाएगा, +q का चार्ज। और साथ में क्या किया गया है, इसको अर्थेड कर दिया गया है। इसको क्या किया गया है, अर्थेड कर दिया गया है। इसको अर्थेड किया गया है। ठीक है, इसको अर्थेड कर दिया गया है। ठीक है, डायग्राम बन गया होगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम दो केसेस करेंगे, गौर से समझिए बात को, और इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट, जो होता है ना कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझना क्या है। बउआ इसमें हमने क्या किया है, सॉलिड स्फीयर पे हमने -q चार्ज रखा है।
माइनस क्यू के बेसिस पे क्या होगा, चूंकि सब मेटेलिक कंडक्टर है तो इसके इनर सरफेस पे क्या होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज जो है आपका एपियर होगा। इसके इनर सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है आपका एपियर होगा ड्यू टू इंडक्शन फिनोमिना। ठीक है, चार्ज इंड्यूस होता है तो इंडक्शन फिनोमिना से क्या होगा, आपका चार्ज एपियर होगा इनर सरफेस पे। अब चूंकि हुआ, चूंकि आप जानते हो कि चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफर होता है दिस एंड दैट। तो हमने क्या किया, सॉलिड स्फीयर पे माइनस क्यू चार्ज दिया। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, हमने उस पे माइनस क्यू का चार्ज रखा है। इस माइनस क्यू की वजह से ये क्या है, होलोस्फीयर है, एक मेटेलिक शीट है बउआ। होलोस्फीयर क्या है, एक मेटल का बना हुआ है। तो इस मेटेलिक शीट में इस निगेटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ, जो इस चूंकि ओवरऑल पहले क्या था, न्यूट्रल था बउआ। होलोस्फीयर क्या था, न्यूट्रल था। सेल क्या था, न्यूट्रल था। लेकिन इस निगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आकर करके पॉजिटिव चार्ज जो है इसके इनर, होलोस्फीयर के इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया बउआ, इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूटर करस्पॉन्डिंग। चूंकि होलोस्फीयर के इनर साइड में पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके आउटर साइड में क्या आएगा, एपियर हो जाएगा, निगेटिव चार्ज एपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज एपियर होगा। और ये निगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, क्योंकि बउआ अर्थ जो है बहुत बड़ा सिंक है। जैसे एकदम एक लाइन याद रखिएगा, क्या कि वर्ल्ड की सारी रिवर जो है जाकर के ओशियन में खत्म हो जाती है बउआ, ओशियन सब रिवर को संभाल लेता है। वैसे ही आप देखते हो कि इतना ज्यादा थंडरिंग क्लाउडिंग जो होता है, जिसको बिजली गिरना कहते हैं बउआ, वो आसमान से गिरते हुए आता है और अर्थ में आके खत्म हो जाता है बउआ। क्यों, तो एक ढंग से मान सकते हो कि जैसे वर्ल्ड की सारी रिवर जो है समुद्र में जाके समाप्त हो जाती है, समुद्र सबको कह सकते हो कि अपने में संभाल लेता है बउआ। वैसे ही कितना भी पोटेंशियल कुछ भी दे दो, अगर आप अर्थ से ग्राउंडेड कर देते हो, ग्राउंडेड क्या है, वो पूरा का पूरा चार्ज ग्राउंड में चला जाता है। नहीं, यही वजह है कि थ्री प्लग में देखते हो बउआ, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक क्या है, अर्थ से डोबला होता है। इस वजह से क्या है कि अगर गलती से कहीं कटफट हो जाएगा कहीं, अगर आपका जैसे आयरन वगैरह की बॉडी में अगर आपका करंट आएगा, अगर आपका प्रॉपर वायरिंग है आपके घर में, अगर अर्थ वाला वायर बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो आपको टच होने से आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि वो चार्ज जो है ग्राउंडेड होकर अर्थ में चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो एक केस तो ये है कि अगर हमने एक सॉलिड स्फीयर को होलो स्फीयर में रखे हैं जिसका रेडियस R1 R2 है, तो एक कैपेसिटर आपका यहाँ बन रहा है बउआ, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है बउआ यहाँ पे, और यहाँ क्या एक कैपेसिटर बन रहा है। लेकिन अगर हम दूसरा केस देखेंगे कि हम आउटर स्फीयर को, मतलब हम होलो स्फीयर को अर्थ ना कर करके हम सेकेंड केस देखेंगे, जब हम इनर स्फीयर को अर्थ करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं ये देखेंगे, जो भी है। तो एज यूजुअल बउआ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है के क्यू एक अपॉन आर वन स्क्वायर। हाँ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक मिनट। ठीक है, तो के क्यू अपन आर स्क्वायर। तो बुआ हमने कहा, हमने एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बुआ, कि आपको अननोन टाइप का क्वेश्चन आएगा भी कभी भी कैपेसिटर निकालने के लिए। पहला स्टेप क्या है, आपको जो भी पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया गया है बुआ, चाहे वो स्फीयर के द्वारा, चाहे होलो स्फीयर के द्वारा, सॉलिड स्फीयर के द्वारा, या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के द्वारा, या तो आपका रिंग के द्वारा, ठीक है, या डायपोल के द्वारा, तो जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला जुबानी रटा होना चाहिए, तभी आप कैपेसिटर में बढ़ पाओगे। तो वो आपका क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पहला स्टेप क्या है, हमने बताया कि कभी भी कैपेसिटर निकालना, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे नंबर में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, V2 - V1 चाहे U2 - 1, जैसे जो लिखते हैं अपना, एक ही फॉर्मूला आपके पास सब होगा। ये भी हमने काफी अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया था पीछे ही। ठीक है, तो वन पोजीशन से टू पोजीशन ई डॉट डी एक्स, कहीं हम ई डॉट डी एक्स लिख देते हैं, कहीं माइनस ई डॉट डी एल लिख देते हैं, ऐसे ही करके कहीं ए ए से बी लिखते हैं, कहीं 1 to 2 लिखते हैं, है ना, कहीं इनिशियल टू फाइनल लिखते हैं। तो जैसा जरूरत पड़ता है उस हिसाब से अपना, बट मतलब सबका एक ही है बुआ। ठीक है, किसी का नाम राम है, किसी का मोहन, किसी का सोहन है, तो इंसान ही है ना, तो वही चीज है, रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ बुआ का। तो है ना, हमने हर केस में यही किया है बुआ कि हमने निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड किया है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मैंने खूब अच्छे से समझाया था, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर हुआ ई
डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो dx, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है, तो ई dx कॉस पाई। ठीक है, निगेटिव ऑफ डन बाय द फील्ड। ठीक है, जो आपका फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आएगा, तो हम फील्ड के उल्टा वर्जन करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए निगेटिव ऑफ वर्जन बाय फील्ड को ही हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। 1 to 2, तो cos फाइव से निगेटिव कैंसिल होगा। हमने कोई भी ऐसा डेरिवेशन अभी तक नहीं किया जिसमें हमने माइनस और cos फाइव को कैंसिल नहीं किया हुआ। हर एक डेरिवेशन में देखोगे तो एक इनफॉर्मेलिटी बनाओ। ये मत सोचो कि जैसे जैसे आपका बढ़ते जा रहा है सिलेबस, वैसे सब कुछ नया नहीं कर रहे हैं, पीछे ऑलरेडी मैंने बेसिक क्लियर किया है, उसी स्टेप को हम हमेशा यूज कर करके लेंगे। तो अगर एक बार सिंसियरली ढंग से देखोगे तो सब कुछ कोरिलेशन हो जाएगा, फिर आपको याद कम करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं कोई स्टेप याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, सिंपल मैथमेटिकल बेसिक जो है आपको अच्छा होना चाहिए, जो भी है। ठीक है, हुआ ई डी एक्स आपका बच्चा 1 to 2 इनिशियल से फाइनल पोजीशन। ठीक है, यहाँ तक लिखा गया होगा। अब इसी को हाँ लेके सर। चलते हैं, ई के जगह पे के क्यू अपन आर स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, ई के जगह पे के क्यू अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ जनरली हम चूंकि डीएक्स के रूप में लिए हैं तो आर को क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या करेंगे, R1 से R2। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या करेंगे, R1 से R2 पे इंटीग्रेट करेंगे। तो वो पुट कर दो, आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। पुट क्या करना है, इंटीग्रेशन ई के जगह पे हमने लिख दिया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे dx माइनस और cos पाई कैंसिल हो चुका था। मेरा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, R1 से R2। हमने निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो R1 से R2, R1 से R2। ठीक है, इसी को हमको इंटीग्रेट करना है। इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस V21 या R2 R1 है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट। तो ठीक है, क्यू अपॉन 4πε0 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। क्यू अपॉन 4πε0 क्या कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, 1/x² को लिखेंगे एक्स पे पावर -2 इंटू डी एक्स। 1/x² को कोई लिख सकता है एक्स पे पावर -2 इंटू डी एक्स। इसका क्यू अपॉन 4πε0 आप हुआ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देते जाइए, R1 से R2। लोअर लिमिट क्या है R1, अपर लिमिट क्या है R2। एक्स पे पावर -2 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, बाबू बताओ कोई। एक्स पे पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलिए सर जी, इतना देर नहीं होना चाहिए। क्या अनुष्का बोलेगी भाई। हाँ, पार्ट भी बताएगी एक्स पे पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर इंटीग्रेशन रोज सिखाएंगे तो समझ ठीक होगा, फिजिक्स का कभी पार लगेगा। हम्म। एक्स एक्स क्यूब ये बाई 3। कुछ भी मत बोलिए मैडम जी। एक्स पे पावर -2 का हमने इंटीग्रेशन बताया, क्या दिक्कत है। हम आपको बोले थे ना, आप तो मैथ के स्टूडेंट हो, हम बोले थे कि आप 10-20 क्वेश्चन तो बना सकते हैं बाबू, नहीं तो बोलो कि भाई 1 घंटा हम ही लेकर के इंटीग्रेशन का ही क्लास लेकर के करवा देंगे। हर क्लास में इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ये तो बच्चा वाला है भाई। अगर एक दिन आपको फिर एक ही फॉर्मूला हम अभी तक यूज कर रहे हैं कि एक्स पे पावर n dx, इसके अलावा कहीं करते हैं क्या। अगर cos थीटा tan थीटा होता हम वहां नहीं पूछते हैं। हाँ, ये वो जरूर पूछते हैं कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस इतना पूछते हैं। स्टेप कैसे करना हम आपको कभी नहीं पूछते हैं। बट हुआ एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने तो हम बताया है, हम रुक कर करके इंटीग्रेशन 4-5 करवाए हैं। फिर आप 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्यों नहीं प्रैक्टिस करती है। एक्स पे पावर n dx का है, हमने एक ही फॉर्मूला बताया है बउआ कि एक्स पे पावर n+1 अपॉन n+1 है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, -2 है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, -2 है, तो क्या हो जाएगा एक्स पे पावर -2 +1 है फॉर्मूला में, तो +1 दिए अपॉन -2 +1 दिए, तो क्या हो जाएगा एक्स पे पावर -2 +1, एक्स पे पावर -1 होगा अपॉन -2 +1 -1 होगा। ये माइनस को बाहर, नीचे ऊपर माइनस कहीं भी रख सकते हो। अगर एगो माइनस है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्लास 8 के मैथमेटिक्स में बताता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम निगेटिव साइन नीचे नहीं रखते हैं। अगर नीचे आता भी है तो उसे ऊपर कर देते हैं। ये माइनस हो गया, बचा क्या एक्स पे पावर -1। फिर हुआ क्लास 8 में ही पढ़ा है एक्सपोनेंशियल पावर। एक्स पे पावर -1 को कोई बच्चा स्मार्टली 1/x लिख सकता है। हो गया बउआ, एक्स पे पावर -2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1/x आ गया। अब इसमें हमने कौन सा रॉकेट साइंस का इंटीग्रेशन कर दिया, या कौन सा इंटीग्रेशन जिसमें बाकी दिमाग लगाना है यहाँ पे, बताओ एकदम ऑनेस्टली बताओ।
और अगर ये इंटीग्रेशन आप कम से कम 15 क्लास फिजिक्स होने के बाद नहीं आता है तो आपको सोचना पड़ेगा आपके पढ़ाई के तरीके में। एकदम क्लियर करते हैं बउआ, एकदम क्लियर एक बात है, आपके पढ़ाई के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये बउआ जिसका प्लस माइनस नहीं आएगा तो फिर बड़े लोग को सेवन एट पढ़ना। वैसे अगर ये इंटीग्रेशन एक्स पे पार्ट एन डी एक्स का नहीं आएगा तो फिजिक्स में पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। ये हर हाल में आपको आना चाहिए, ठीक है? ये मत सोचना कि हम गुस्सा कर रहे हैं, बट ये आना ही चाहिए। अदरवाइज बउआ आप डेरिवेशन क्या करोगे? आप इस मैथमेटिकल में ही उलझे रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा अगला लाइन कि कैसे करोगे। तो बड़े बड़े डेफिनेशन दिमाग में आ ही नहीं सकता है बाबू, आ ही नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए आपका ये कम से कम एक्स पे पावर एन डी एक्स का हर एक क्लास नहीं छोड़ा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि एक्स पे पावर -2 रहे, -3 रहे, 1/x लिखे, 1/x स्क्वायर लिखे, 1/x क्यू लिखे। इंटीग्रेशन 1/x का सिर्फ देखिए कोई एक्सेप्शन है, 1/x का log x हो जाता है इंटीग्रेशन। इसके अलावा फिर 1/x स्क्वायर है, x3 x4, इसमें कहीं log नहीं आता। फिर ऊपर ले जा करके -1 करते हैं, मतलब -2 -3 -4 हो गया वो प्लस माइनस की कहानी है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए हर हाल में। क्या है इंटीग्रेशन? एक्स पावर -2 का -1/x आया। क्या है इंटीग्रेशन? -1/x आया। ठीक है, ये आपको आना चाहिए बाबू 15 क्लास के फिजिक्स के बाद में, और हर क्लास में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। माइनस आया हुआ तो माइनस क्या करेंगे, बाहर भेज दिए, देखो 1/x आया। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या था? R1 से R2 था। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन R1 से R2 था। ठीक है, R1 से R2 था। तो यहाँ के बाद क्या कर लेंगे हम लोग? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे बाबू, तो यहाँ पे -Q/4πε0 R2 को रखेंगे। रूल क्या है इंटीग्रेशन है? देखो एकदम हम हर एक स्टेप बताते हैं बउआ, उसके बाद हमको नहीं पता है कि भाई बाद में क्यों आप भूलते हो। R2 वेरिएबल की जगह अपर लिमिट रखेंगे, 1 एक नंबर है, 1 को कॉपी किए, अपॉन किए, R2 जो है वेरिएबल की जगह, तो 1/R2 हो गया। फिर माइनस, रूल है इंटीग्रेशन में जब लिमिट पुट करते हैं पहले अपर लिमिट को पुट करने के बाद माइनस साइन आता है, माइनस हमने पुट किया। फिर लोअर लिमिट हुआ, फिर वैसे ही 1 कांस्टेंट है, 1 को कॉपी किए, लोअर लिमिट वेरिएबल की जगह है, वेरिएबल ऐसे R1 पुट किए, R1 ऐसे हो गया। ठीक है, तो आप ये ऐसे कर सकते हो, आपके चॉइस में अगर एग्जाम में आ सकते हैं तो ऐसा आ सकता है। अदरवाइज क्या करेंगे बाबा, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे। जब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, Q/4πε0। माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा, तो ये पहले आ जाएगा 1/R1 माइनस, ये वो माइनस जाएगा तो इसको माइनस बना देगा, तो 1/R1 -1/R2, -1/R2 आना भी चाहिए था ऐसे ही। R2 चूंकि बड़ा है बउआ, R2 जो है फिगर में देखो बड़ा है, आउटर रेडियस है R2। ठीक है, तो चाहो तो आप बाद के कंफ्यूजन से बचने के लिए Q/4πε0 इसको आप लिख सकते हो 1/RI मतलब इनर रेडियस, -1/R आउट आउटर रेडियस। आप चाहो ऐसे लिख सकते हो, RI का मतलब इनर रेडियस है, R आउट का मतलब आउटर। ये बड़ा होगा बउआ तो 1/R0 छोटा आ जाएगा, RI छोटा है, इनर रेडियस है, तो 1/RI का वैल्यू बड़ा होगा, बड़ा में से छोटा जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। कैपेसिटेंस का, हाँ तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आया, अभी कैपेसिटेंस नहीं आया। ठीक है, अब इसके बाद कैपेसिटेंस का 1 से 2 लाइन में निकल जाएगा। यानी पहला स्टेप क्या था आपका, पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आना चाहिए। दूसरा स्टेप आपका क्या था, आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो। दूसरा लाइन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो। थर्ड लाइन में क्या है, एक ही लाइन है वो आपका, C = Q/V, C = Q/V। पूछो अगर कोई डाउट है पूछ सकती है। क्या पारवेन उसका बोलो, कोई डाउट है तो। नहीं सर। हाँ हाँ, ठीक ना। तो ये हम याद रखेंगे अभी, R1 R2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हुआ पोटेंशियल आपका निकल गया, तो C = Q/V, C = Q/V। तो C = Q टोटल चार्ज आपका क्या है वो Q। अब निगेटिव पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, कोई एक पार्टिकुलर चार्ज क्या है Q है, अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपका V का वैल्यू Q/4πε0। वहां पे क्या आया था 1/R2 -1/R1, सॉरी 1/R1, R1 था ना, -1/R2। ठीक है, ये आया था आपका, Q से Q कैंसिल आउट हो गया बउआ। तो फाइनली क्या आ गया फॉर्मूला आपके पास, फाइनली फॉर्मूला आ गया C = 4πε जो है ऊपर चला जाएगा। एलसीएम अगर लोगे R1 R2 का तो ये बन जाएगा 4πε0। एलसीएम लोगे R1 R2 का, ये हो जाएगा R1 × R2 अपॉन नीचे क्या जाएगा R2 - R1, हाँ R2 - R1। अब ये एकदम सिंपल है, एलसीएम लेना है और वो करना है R1 R2।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपन R2 - R1, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया। C इक्वल टू, तो ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर का, जिसका आउटर सरफेस अर्थेड है, उसके कैपेसिटेंस का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपन R2 - R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपन R2 - R1, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू हुआ। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। पीछे भी हमने बताया था, क्या बताया था, कि भाई जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किए थे या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का किए थे, लास्ट क्लास में हमने किया था सिलिंड्रिकल कैपेसिटर तक डेरिवेशन, तो हमने एकदम क्लियर कहा था पैरेलल प्लेट में बुआ, जो हम बोले थे कि आपके स्कूल के एग्जाम में बार बार इलेक्ट्रॉन नॉट अपॉन डी वाला डेरिवेशन पूछा जाता है। यहाँ चार्ज का कोई बुआ नहीं है वैल्यू, मतलब इस डेरिवेशन में यहाँ पे भी चार्ज का कोई बुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एप्सिलॉन है, मीडियम कैसा है, अदरवाइज प्योरली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है बुआ। आपके किस बर्तन में कितना पानी आएगा या कितना दूध आएगा, ये डिपेंड करेगा उस बर्तन की ज्योमेट्री पे। सिमिलर फैशन में आपके किस डिवाइस पे कितना चार्ज स्टोर होगा, वो अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी कैपेसिटर का, किसी भी कंडेंसर का कैपेसिटी जो है, वो अमाउंट ऑफ चार्ज किस प्लेट पे कितना है उससे इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी कंडेंसर पे, किसी भी कैपेसिटर पे, किसी भी डिवाइस पे कितना चार्ज स्टोर होगा, ये डिपेंड प्योरली उसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। एंड सेकेंड थिंग इज मीडियम कैसा है। अगर दो प्लेट की बात कर रहे हैं, दोनों प्लेट के बीच का मीडियम कैसा है, एयर है और सम अदर मटेरियल भी उसमें इंसर्ट किए हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर इसके बीच में हवा के बाद पानी कर देंगे तो वो 81 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 81 है। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 रखेंगे, एप्सिलॉन आर का वैल्यू पानी अगर डाले हैं तो 81 हो जाएगा, तो इसका मतलब कैपेसिटी 81 टाइम बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटी एक लाइन लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इज, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इज independent of amount of charge, independent of amount of charge on any plate, independent of amount of charge on any plate। ठीक है, पूछो बाबू, यहाँ तक में कुछ भी डाउट आप पूछेंगे, अदरवाइज एक लाइन और लिख लीजिए पहले। लिखेंगे, if outer sphere of cell is earthed, if outer sphere of cell is earthed, comma, the unbound negative charge, the unbound negative charge will go to the earth, unbound negative charge will go to the earth, and there will be, and there will be capacitor between, there will be capacitor between negative charge, negative charge solid conductor, negative charge solid conductor, and positive inner charge, positive inner charge on the cell, positive inner charge on the cell। ठीक है, और कैपेसिटेंस का वैल्यू, सी का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपन R2 - R1 हो गया, R2 - R1 हो गया। ठीक है, अगर आपका, आपने आउटर कंडक्टर को अर्थर किया, तो आपने आउटर कंडक्टर को अर्थर किया तो कैपेसिटर क्या बना, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, और ये जो है निगेटिव चार्ज यहाँ अपियर हुआ था वो तो अर्थर की वजह से ग्राउंड में चला गया, तो यहाँ चार्ज रहा नहीं, इसलिए यहाँ कोई कैपेसिटर बना नहीं। लेकिन के सेकंड लिखेंगे बाबा, के सेकंड लिखेंगे इसमें कि बट व्हेन इनर सॉलिड स्फीयर इज अर्थेड, बट व्हेन इनर सॉलिड स्फीयर इज अर्थेड, इनर सॉलिड स्फीयर इज अर्थेड, जब वह इनर सॉलिड स्फीयर को मान लेते हैं आप अर्थेड करते हो, तो इनर सॉलिड स्फीयर इज अर्थेड, इनर सॉलिड स्फीयर इज अर्थेड।
40 मिनट में मेरे ख्याल से मीटिंग ये होगा, बंद होगा, तो एक बार फिर से हमको फिर मैसेज भेजना पड़ेगा सबको। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कैसे होता है। डायग्राम बन गया बउआ? क्या इसमें बता पाएंगे अनुष्का कि इसमें क्या चेंजेज आएंगे? वो पहला केस के अपेक्षा दूसरा केस में क्या चेंज आ सकता है? पारवी आप भी बोलेगी सोच के कि फर्स्ट केस में हमने आउटर कंडक्टर को अर्थर किया, इस केस में क्या चेंजेज आ सकते हैं? उसमें तो आउटर कंडक्टर था वो, ये वाला जो चार्ज है अर्थ में चला गया था, अब यहाँ पे जो है ये चार्ज अर्थ में नहीं जाएगा, जो निगेटिव चार्ज है वो आउटर कंडक्टर पे रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। इस केस में निगेटिव चार्ज का क्या होगा? क्या निगेटिव चार्ज अर्थ में जाएगा या अर्थ में नहीं जाएगा, और क्यों? बोलो बाबू, गलत कहीं इंस्टेंटली बोलना चाहिए, पता है? एकदम इंस्टेंटली सोचे, इंस्टेंटली बोलना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंटली बोलोगे, गलत बोलोगे अगर, तो उसके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि नहीं भाई देखो ये गलतियां क्यों हुई हमसे। पारवी बता पाएगी, बोलो। V का वैल्यू चेंज होगा। नहीं, भी का चेंज होगा, हम पहले ये पूछे बाबू कि ये चार्ज जो है अर्थ में जाएगा या नहीं जाएगा। सबसे एकदम जो कॉन्सेप्ट कहते हैं कि देखो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं, तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट यही है बउआ, यही सोचना है पहले। इस निगेटिव चार्ज का जो सॉलिड स्फीयर पे है, इस निगेटिव चार्ज का क्या होगा? अर्थ में जाएगा या नहीं जा पाएगा यहाँ पे? यहाँ तो वो जब आउटर किए थे तो अर्थ में सारा चार्ज समा गया था, यहाँ पे क्या होगा? ये निगेटिव चार्ज अंदर जाएगा अर्थ में या नहीं जाएगा, क्यों? सर ये जो अंदर वाला स्फेयर है वो अर्थ में जाएगा या नहीं, तो बाहर वाला मतलब बाहर वाला भी जा रहा है या फिर बाहर वाला वैसा ही है? वो बाहर वाला से टच नहीं है बाबू, इस टाइप का है। मान लो कि भाई जैसे कैसे है कि ये है बउआ, यहाँ से हमने एक स्टैंड लगाया है, तो मान लिया ऐसा करके होलो स्फीयर है, तो यहाँ पे हमने इंसुलेटर रखा है कि बाहर वाला चार्ज इसके कंसेप्ट में नहीं है बउआ, इंसुलेटर चार्ज को नहीं आने देगा वहां पे, ठीक है? सिर्फ अंदर वाला ही तो पार्ट जो है वो अर्थेड है बउआ, अंदर वाला पार्ट ही अर्थेड है। अर्थ में जाएगा। देखियो यही डायलैक्ट्रिक है, जो डायलैक्ट्रिक की हम बार बार कर रहे हैं बउआ, ये सब स्टेट है देखो। ठीक है, अभी इसका वो सब स्टेट अगर इतना डायमेंशन का, तो 1-1 लाख रुपया से ज्यादा कीमत होती है इसकी। आपको जान करके शौक होगा। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 2.2 का होता है वो आर्टिड्यूरल मटेरियल का, तो इसका कीमत 1 लाख रुपया से ज्यादा हो गया इतना बड़ा ये सबस्ट्रेट का। इसके ऊपर जो देखो ना, ये सब दिख रहा है ना आपको पीला पीला, ये कॉपर का मेटल फ्रेम है हुआ है। ठीक है, ये सब देख रही हो, ये सब कॉपर का है। एक्चुअली ये कैंटीना बना हुआ है, समझी कि नहीं? तो और यही जो ये है पूरा मटेरियल जो है, जिसके इसी को पीसीबी कहते हैं, है ना, प्रिंटर सर्किट बोर्ड। सेमीकंडक्टर में आपको थोड़ा मोड़ा हल्का सा पढ़ना पीसीबी के बारे में, प्रिंटर सर्किट बोर्ड। तो यही है बउआ पीसीबी, ठीक है, कि इसके पूरे पे हुआ एक कॉपर का लेयर होता है। इसको इस स्ट्रक्चर में कॉपर यहाँ से इचिंग कर दिया गया है, ईच करके हटा दिया गया है, सिर्फ यहाँ रहने दिया गया है। सिमिलरली पीछे भी कॉपर होता है पूरा, और ये सबस्ट्रेट है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसी डीके का। ये एक्चुअल में FR4 मटेरियल है, FR4 थोड़ा सा चीपली होता है, उतना महंगा नहीं होता है। आर्टिट्यूड पे मतलब बेस्ट मटेरियल माना जाता है इंजीनियर डिजाइन के लिए, इस टाइप के लिए, पीसीबी के लिए। तो उसका वो इतना बड़ा डायमेंशन का 1 लाख रुपया से ज्यादा चला जाएगा कीमत, है ना, जबकि ये FR4 का है, इसका मतलब कम होगा, 20-25 हजार रुपया ज्यादा नहीं होगा इसका कीमत। समझे कि नहीं? तो यही चीज है। और यही बाबा जैसे देखो पॉजिटिव नेगेटिव की जो बात करते हैं ना, देखो ये कॉपर है, कॉपर से देखो ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, और इधर बाबा ग्राउंड है, ये क्या है, ये ग्राउंड है, नीचे वाला पोर्शन ग्राउंड है, इधर से भी देखो यहाँ जुड़ा हुआ है दूसरे वायर से। समझे कि नहीं? तो इसी टाइप का पूरा पूरा हायर फिजिक्स में अगर हम बढ़ते जाएंगे, तो पूरा पूरा बाबा ये तमाम चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी लेवल पे ये होगी, आपका यूज होगा बउआ। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी लेवल पे है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जो चीज पढ़ रहे हैं ना, हर एक चीज जो है अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे, सब कुछ चीज फुल होगा बउआ, और सब कुछ को आप कोरिलेट कर पाओगे कि जो एकदम जीरो लेवल का हमारा स्टडी है 11th-12th में, उसको हम टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम मतलब कि कोरिलेट कर पाएंगे बउआ, तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है चीजों को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे बउआ क्या है देखो,
कि यहाँ पे क्या था, जो निगेटिव चार्ज था वो बउआ इसको कोई एक्सट्रैक्ट करके नहीं रख रहा था बउआ, ये आउटर सरफेस पे था इसलिए अर्थ में जाकर के समा गया। यहाँ पे क्या है बउआ, ये निगेटिव चार्ज जो है इसको ये पॉजिटिव चार्ज बाउंड करके रख रहा है बउआ, ये फ्री नहीं है, ये क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज से बाउंडेड है। इसलिए यहाँ वाला निगेटिव चार्ज अर्थ में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको जाने ही नहीं देगा, ये होल्ड करके रखेगा, लेकिन सर पकड़ बाहर के। वाले से तो कोई मतलब नहीं था ना। हाँ, ये बाहर वाला जो निगेटिव चार्ज है ये भी अर्थ में नहीं जाएगा, और निगेटिव चार्ज जो अंदर स्फीयर पे है वो भी नहीं जाएगा। आप पहला केस में देखी थी कि जब आप इसे अर्थ की थी बउआ, तो ये जो चार्ज है वो अर्थ में चला गया था, क्योंकि इसको होल्ड करके, ये बाउंड करके कोई नहीं इसे रख रहा था। लेकिन इनर वे स्फीयर पे जो निगेटिव चार्ज है, इसको बउआ ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस निगेटिव चार्ज को होल्ड करके पकड़ के रखे हुए है, ये इसको दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं। तो अगर हम इनर स्फीयर को अर्थ करते हैं तो ये निगेटिव चार्ज अर्थ में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इस केस में हमारे पास दो कैपेसिटर बनेंगे। एक कैपेसिटर हुआ ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में बनेगा, एक कैपेसिटर, ठीक है, क्योंकि पैरेलल प्लेट होगा, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड है एयर के द्वारा। एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर हुआ ये निगेटिव चार्ज और एयर के मतलब के बीच में बनेगा, इस टाइप का। जो पहला एकदम केस पढ़ा है कि एक अक्षर है, इस पर अगर पॉजिटिव चाहे निगेटिव चार्ज है तो कैपेसिटर का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन कैपेसिटर हुआ। यहाँ पे क्या बन रहा था, तो एक पॉजिटिव चार्ज वो आपका क्या है, इनफाइनाइट, मतलब एयर के बीच में ऐसे बन रहा था कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे तो इस केस में क्या बनेंगे, आपके दो कैपेसिटर बनेंगे। एक कैपेसिटर आपका सॉलिड स्फीयर का आउटर सरफेस, होलो स्फीयर का इनर सरफेस, एक कैपेसिटर। दूसरा होलो स्फीयर के आउटर सरफेस एंड इनफाइनाइट, इसके बीच में एयर डायलेक्ट्रिक है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, दो कैपेसिटर बनेंगे, है ना। इसी को कॉन्सेप्ट करते हैं, ऐसे करके ही हमें समझना होता है चीजों को। पूछो, कोई डाउट हो रहा तो दिमाग में पूछो बाबू। पर ये दो कैपेसिटर कैसे बना ये नहीं समझ आया। हाँ, एक बउआ ये सॉलिड है आपका, सॉलिड के आउटर सरफेस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। और एक आपका क्या है, होलोस्फेयर है, होलोस्फेयर के इनर में क्या है, पॉजिटिव है। कैपेसिटर क्या है बउआ, जब भी आपका चार्ज सेपरेटेड होता है और दोनों के बीच में डायलेक्ट्रिक मीडियम होता है, वो एयर है चाहे हमने जो देखा मटेरियल, इस टाइप का कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे। तो एक ये निगेटिव चार्ज सॉलिड स्फीयर का, एक होलो स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच में एक कैपेसिटर बना। दूसरा बउआ जो होलो स्फीयर के आउटर सरफेस पे निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज एक इनफाइनाइट, इसके बीच में एयर डायलेक्ट्रिक